Good morning, all of you. Today we are going to study OPAM. आज हम क्या पढ़ेंगे? OPAM. OPAM is operational amplifier. सबसे पहला क्वेश्चन, OPAM बनाया क्यों? एनालॉग में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. हमारे पास कोई आईसी या डिवाइस नहीं था उस टाइम तक. डिजिटल के अंदर हम परफॉर्म कर पा रहे थे, बट एनालॉग सिंबल्स के साथ डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे. तो हमने एक आईसी बनाई. दैट आईसी वाज गिवन नेम ओपैम. तो जब हम ये आईसी बनाना चाह रहे थे या आईसी बनाने के प्रोसेस में थे, तो हमारी डिज़ायर क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी. पहली चीज़, हम कोई भी छोटे से छोटा इनपुट दें तो उसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट मिले. सो हम क्या चीज़ चाह रहे थे, कोई एक हम ऐसी चीज़ बनाए जिसका गेन इन्फिनिटी हो. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट, AV should be infinity. This is thing we want. अभी मैं ओपैम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो किस टाइप की चाहिए. सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूँ बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ मैं क्या चाहूँगा, डीसी सिग्नल से लेकर बड़े से बड़े सिग्नल के ऊपर काम करें. मतलब इसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी होनी चाहिए. बैंडविड्थ इन्फिनिटी, ये एक प्रॉब्लम थी. इसकी प्रॉब्लम है क्यों आई देखते हैं. पहले हम बात करेंगे हमें क्या क्या चाहिए, इसके बाद इसकी इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए. इसकी इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले मैं बात करता हूँ नेटवर्क की. नेटवर्क में कहीं हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लोड कैसा होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बड़ी होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम पैक को डिज़ाइन कर पाएंगे. ये मेरे पास एक डिवाइस है, फिर बैटरी है. यहाँ मैं एक लोड कनेक्ट कर रहा हूँ. लोड इज गिवन नेम RL. इस डिवाइस की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, कुछ वोल्टेज होगी. हियर आई एम टेकिंग आउटपुट. RL के क्रॉस में क्या लिखा हूँ, आउटपुट. द फर्स्ट थिंग विच आई वांट, आउटपुट इस इनपुट के बराबर होनी चाहिए. आउटपुट जो हमें चाहिए वो इस इनपुट के बराबर होनी चाहिए. मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज मुझे आउटपुट पे मिले. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. व्हाट आई एम मीनिंग, V0 should be equal to Vs. This is our first requirement. अब ये चीज़ मुझे पूरी करनी है तो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी. This load resistance should be very very high as compared to this RS. RN should be very very high as compared to RS. तभी ये चीज़ मुझे अचीव होगी. ये तो बात है एक सिंपल नेटवर्क की. अब ओपैम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, कैसे बना, क्या उसके अंदर लगे हैं, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे. सिर्फ इस कंसेप्ट को कि हमें क्या चीज़ चाहिए थी, ओपैम में कैसे होती है और क्यों होती है. ओपैम में हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. इन एनी नेटवर्क व्हाट वी वांट कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिले वो पूरी मिले. तो हम ओपैम की जनरल स्टडीज पढ़ते हैं कि ओपैम की इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है. बैंडविड्थ के ऊपर भी मैं आगे आऊँगा. पहले मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि ओपैम का इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप का है. ओपैम इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. ये चीज़ याद रखनी बहुत जरूरी है. अब मैं ओपैम का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ.
is plus minus AV VI. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट कि ये VS इसे लोड कॉपी है, जो ग्रीन मार्कर के अंदर है, दिस वन, दिस इज ऑप एम्प्स इंटरनल स्ट्रक्चर। पहली चीज मैंने कहा ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, दिस इज वोल्टेज सोर्स। ये हमें यहाँ से पता लगा वोल्टेज कंट्रोल्ड है, इस चीज ने बताया कौन सी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, जो यहाँ लग रही है, दिस इज VI। सो व्हाट द थिंग आई वांट, VI शुड बी इक्वल टू VS। ये VI VS के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब RI मीन्स ऑप एम्प की इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। RI should be very very high than RS और से infinity। अब बात करते हैं R0 की। मुझे यहाँ जो वोल्टेज बनी, दिस वोल्टेज आई नीड हियर, ये वोल्टेज मुझे यहाँ चाहिए, तो इस R0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब R0 should be very very low than RL, approximately 0। So ये सारी चीजें थी जो हम ऑप एम्प बनाते हुए चाहते थे। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी कम होनी चाहिए, गेन इन्फिनिटी होना चाहिए, बैंडविड्थ इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये दो चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। अब आती है बात गेन और बैंडविड्थ की, जो मैंने सबसे पहले लिखा। Gain and bandwidth. We want AV infinity and bandwidth infinity. Not possible. Gain bandwidth product is किसी भी डिवाइस में गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स अगर मैं गेन बढ़ाऊंगा तो बैंडविड्थ घट जाएगी, बैंडविड्थ बढ़ाऊंगा तो गेन घट जाएगा। सो वी हैव टू आइदर कंप्रोमाइज ऑन गेन और बैंडविड्थ। हमें एक चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। द फर्स्ट IC which came in market that was 741, उसकी बैंडविड्थ थी 1 किलोहर्ट्ज एंड its gain was 10 raised to the power 3। से क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक डिवाइस लिया, its gain is 10 raised to the power 3, its bandwidth is 1 किलोहर्ट्ज। मतलब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितनी, 10 raised to the power 6। मैं बात कर रहा हूँ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होने की। मतलब इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम राइज होती है, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, अभी हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं जो मिला से दिस इज गेन, दिस इज बैंडविड्थ विच वी गुड। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है ये मेरा बैंडविड्थ और गेन के बीच का ग्राफ है। दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज गेन। हमें जो गेन गिवन था 10 raised to the power 3, that will remain constant up to 10 raised to the power 3
अगर हम जो सिग्नल यूज कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ इससे ज़्यादा है तो गेन हमारा घटना शुरू हो जाएगा एंड दिस वैल्यू गेन विल बी yes. अगर मैं सिस्टम का गेन बढ़ा देता हूँ से आई मेक इट 10⁻⁶ अगर मैं गेन घटा देता हूँ this is what is called gain bandwidth product always remain constant. Gain bandwidth का product constant रहेगा. If I increase the gain, its bandwidth decreases. If I decrease the gain, its bandwidth increases. अब इन तीनों ग्राफों में हमने देखा कि ओपन डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है. डीसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक के सभी सिग्नल को ये इस गेन से एम्पलीफाई करेगा. इसके बाद के सिग्नल्स को ये कम एम्पलीफाई करेगा. इसीलिए डीसी से लेकर 1 हर्ट्ज तक के सिग्नल मतलब 0 फ्रीक्वेंसी से लेकर 1 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सिग्नल को 10⁻⁶ से एम्पलीफाई करेगा. आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज. इसमें ये बात समझ में. अब हम अगर ओपैम्प की बात करें तो ओपैम्प हमारा ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है. ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है दैट इज इन एक्टिव रीजन देन वी यूज कपलिंग कैपेसिटर. कपलिंग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कपलिंग कैपेसिटर डीसी को रोक देता है. बीजेटी के भी वीडियोस देखी हो. बीजेटी की बात की जाए तो बीजेटी का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है. फ्रीक्वेंसी मिलेगा इसलिए वो कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी. मतलब जब मैं बीजेटी को लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज़ करा तो वो एम्पलीफाइड नहीं कर पाता. तो फिर हमें ओपैम्प को कैसे बनाना है. ओपैम्प का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फर्स्ट फेज होता है दैट इज कॉल्ड एमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर. उस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया एमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ये चीज़ डीसी एम्पलीफिकेशन की प्रॉब्लम को दूर कर देता है. अब हम देखते हैं ओपैम्प को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ओपैम्प की स्टडी दोनों स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ओपैम्प को एनालाइज करना सीखते हैं. ये ओपैम्प एनालाइज कैसे करता है, गेन घटता है तो बैंडविड्थ कैसे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो अगर मैं प्रैक्टिकल ओपैम्प की बात करूँ और आइडियल ओपैम्प की बात करूँ तो हम एक टेबल बना सकते हैं. अभी हम कहते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ओपैम्प को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. प्लस माइनस ये होते हैं हमारे इनपुट टर्मिनल्स. दिस इज आउटपुट. दिस आर सप्लाई वोल्टेजेस. द फर्स्ट क्वेश्चन योर इंटरव्यू विल आस्क ये सप्लाई वोल्टेजेस क्यों लगाई है. सप्लाई वोल्टेजेस आर अप्लाइड टू मेक द ट्रांजिस्टर व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म दिस इन एक्टिव रीजन. सप्लाई वोल्टेज लगाई गई है जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं मीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में उन ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ले जाने के लिए. ओके. व्हाट डज वी इन्वर्ट एंड वी नॉन इन्वर्ट मींस. एक ओपैम्प एम्पलीफाई करता है इन दोनों के डिफरेंस की वोल्टेज. सो इन दोनों चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं. क्या चीज़ एम्पलीफाई करता है इस पर भी चलेंगे. उसके बाद इसमें क्या कंसेप्ट है. पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं. से मेरा ये ओपैम्प है जिसका गेन 1 है. इसके अंदर या कुछ भी गेन है इंडिविजुअल आउटपुट सिग्नल को मैं देख सकता हूँ. मैंने वी इन्वर्टिंग पे
लगाया, कुछ इस टाइप का ये लगाया मैंने वी इन्वर्टिंग में। देन एट आउटपुट I will get negative, positive. This is known as inverting input. मतलब यहाँ जो इनपुट लगाएंगे वो आउटपुट पे 180 डिग्री के फेस के साथ मिलेगी। ये चीज़ मैं अभी प्रूफ भी करूँगा इन्वर्टिंग टर्मिनल की एनालिसिस में, जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को या इन्वर्टिंग ऑप एम्प की एनालिसिस करेंगे। इन्वर्टिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम इनपुट लगाएंगे एट आउटपुट व्हाट वी विल गेट इट्स फेज विल बी 180 डिग्री शिफ्टेड। फॉर पॉजिटिव यू विल गेट नेगेटिव, फॉर नेगेटिव यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है? non-inverting. मतलब जिस फेज में हमने इनपुट लगाई है उसी फेज में हमें आउटपुट मिलेगी। जैसे हमने इनपुट लगाई है इन द सेम वे फेज वी विल गेट आउटपुट। ये है वी नॉन इन्वर्टिंग का मतलब। अब हम समझते हैं वर्चुअल ग्राउंड या इसका मतलब क्या है। वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट का मतलब समझते हैं करेक्ट। और पेन जब हम नेगेटिव फीडबैक में यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड, ये वर्चुअल शॉर्ट है, वर्चुअल ग्राउंड है। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब, फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक मीन्स गिविंग आउटपुट टू द इनपुट इन सम रेशियो, मतलब आउटपुट को इनपुट में देना। अगर आउटपुट इनपुट को घटा रही है देन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इफ इट इज एडिंग दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। दोनों का इफेक्ट क्या है? ये ओपन है। If output is connected to input through inverting terminal, that means we are giving negative feedback. If output is given to input at positive terminal, then that is called positive feedback. इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अंदर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है, इसमें नहीं है। इसके पीछे भी रीज़न है। दिस इज नेगेटिव फीडबैक, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ हम करते हैं ऑसिलेटर्स बनाने में, मल्टी वाइब्रेटर्स बनाने में। नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं हम समर बनाने में। तो इनकी एप्लीकेशंस भी अलग है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, ओपैम्प का गेन इन्फिनिटी है तो उसका मतलब क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। मैंने कहा नेगेटिव फीडबैक में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है, पॉजिटिव फीडबैक में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ओपैम्प की रिप्रेजेंटेशन, ऐसे भी की जाती है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शो। इसका मतलब क्या है? दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड टू गिव आंसर इन एन इंटरव्यू।
तो पहले हम बात करते हैं हम ओपैम में चाहते क्या थे, हमें मिला क्या, उसका इफेक्ट क्या है, मतलब क्या है, वर्चुअल ग्राउंड क्या है। उसके बाद हम करेंगे ओपैम की एनालिसिस। अभी हमने डिस्कस किया हमें क्या क्या चाहिए था। प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूँ इनपुट रेजिस्टेंस की RI, हमें क्या चाहिए थी, इन्फिनिटी। होती कितनी है, वेरी वेरी हाई, नियर अबाउट 10⁻⁶। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 हमें चाहिए था 0। होता कितना है, वेरी लो वैल्यू 10 to 100। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूँ गेन की, मे बी हमें चाहिए था इन्फिनिटी। होता कितना है, 10⁻⁶। इसके बाद दो चीज़ें और आती हैं, एक होता है CMMR, वन इज स्लीव रेट। CMMR हमें इन्फिनिटी चाहिए होता है, स्लीव रेट इन्फिनिटी क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी टेबल में लिखते हैं वी वांट इन्फिनिटी, वेरी वेरी हाई। हम अचीव कर सकते हैं, स्लीव रेट होता है नियर अबाउट 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। इसकी यूनिट जरूर याद रखना। अब मैंने कहा ए का गेन काफ़ी हाई है, ए भी इन्फिनिटी होता तो इसका मतलब क्या होता, से मेरे पास एक ओपैम है and I have an operam whose gain is infinity. So, V naught क्या होता है? V naught is equal to AV VI। मैंने एक ओपैम लिया, इसमें V naught की वैल्यू होगी AV VI, गेन इनटू डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। So, V naught is equal to AV into VI. AV is its gain. Let me suppose AV V naught is 5 volt. Let V naught is equal to 5 volt. Given it is very very high. So VI की वैल्यू कितनी आएगी? V naught divided by AV. V naught is 5, AV is infinity 0. VI was V2 minus V1. V2 minus V1 की वैल्यू कितनी है? 0. What does that means? V2 is equal to V1. So ओपैम में दोनों इनपुट्स लगभग इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट, मतलब ये दोनों शॉर्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए। यू विल से V1 and V2 आर इक्वल टू वर्चुअल शॉर्ट। दिस तो वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज वर्चुअल शॉर्ट मीन्स? फिजिकल शॉर्ट और वर्चुअल शॉर्ट में क्या डिफरेंस है? एक में ये सर्किट है,
एक मिनट अगर मैं इस सर्किट में बात करूं तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी। सो V1 will be equal to V2 or we can say V1 minus V2 is equal to 0. This is physically short. What does that mean? कि same current is flowing through it. वर्चुअल शॉर्ट में जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वो करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा। They are short because this resistance is infinity. जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट यहाँ से नहीं जा रहा। फिजिकली शॉर्ट में सेम करंट फ्लो करेगा। This current will be same. Here the current will not be same. They are virtually short. They are virtually short. यहाँ से एक चीज और पता लगती है, ओपैम की इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो इसका मतलब ओपैम के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। जब हम ओपैम की एनालिसिस करेंगे तो यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो ओपैम के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब भी हम ओपैम की एनालिसिस करेंगे वी विल टेक दिस वैल्यूज आर इक्वल टू 0, क्योंकि ओपैम की इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी 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 हाई। इसके बाद एक कंसेप्ट हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड। सो यहाँ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल ग्राउंड एंड फिजिकली ग्राउंड? ये दो रेजिस्टेंस मुझे ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ भी ये V2 V2 V1। What is the difference between physically ground and virtually ground? Physically ground means the current which goes from here to this ground, this ground. Potential at this point is 0. Virtual ground का मतलब क्या है? Virtual ground means V1 V2 were given to you. V1 और V2 की वैल्यू तुम्हें given है। R1 और R2 इनमें इस तरह से एडजस्ट किए हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल ग्राउंड एंड फिजिकल ग्राउंड। मैंने भी नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक की बात कही थी, मैंने कहा था इन नेगेटिव फीडबैक वी विल यूज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड मीन्स पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। We have made potential equal to 0. V1, V2, R1, R2 इन चारों को एडजस्ट करके हमने किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 किया है। That is virtual ground. Physically ground का मतलब वहाँ पर ग्राउंड अटैच है। Potential at that point is 0. Here we have made 0. Here it is already 0. So negative feedback में virtual ground concept भी valid है। What does that mean? When op-amp is used in negative feedback, I am saying virtual
concept is valid. What does that mean? ये मेरा एक है positive negative. It is if this is ground and here I am using negative feedback. आउटपुट को मैंने इनपुट में नेगेटिव टर्मिनल में दिया है. देन आई सेड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड. व्हाट डज दैट मीन? यहाँ जितना पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इज जीरो, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो होगा. दिस इज सिमिलरली वीपी, दिस विल बी वी. वीपी जीरो है तो वर्चुअल ग्राउंड के कारण वी एन भी जीरो होगा. नेगेटिव फीडबैक के अंदर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है. सो जहाँ भी हमें नेगेटिव फीडबैक एनालिसिस की बात करेंगे, इफ एवी इज वेरी वेरी हाई, दिस इज वैलिड. इफ ओपन लूप गेन इज वेरी वेरी हाई, it is given in the question that open loop gain is high, that virtual ground concept is valid if op-amp is used in negative feedback. अभी हम इन चीज़ की एनालिसिस करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. से मैं इन्वर्टिंग op-amp लेता हूँ. इसी इन्वर्टिंग op-amp मैंने एक इन्वर्टिंग op-amp लिया. I have taken inverting op-amp. इसको कहेंगे RF, इसे कहेंगे R1, दिस विल बी VI. नेगेटिव फीडबैक है, तुमने चेक किया. आफ्टर दैट नेगेटिव फीडबैक है, गिवन है AV इज वेरी वेरी हाई. AV की वैल्यू बहुत बड़ी है. बिना कुछ सोचे समझे तुम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे, उसके बाद op-amp की एनालिसिस KCL KVL से कंप्लीट हो जाती है. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहते हैं? जितनी वोल्टेज इस टर्मिनल पे यहाँ लगेगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ लगेगी. Here this point is directly connected to ground. It means its potential is zero. इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो होगा. सेकेंड थिंग, एज op-amp की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है काफ़ी हाई, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी जीरो. यहाँ जो फ्लो करेगा दैट विल ऑल्सो बी जीरो. करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर I1, यहाँ कोई करंट जाएगा, सारा करंट कहाँ जाएगा? From here we will take V0. AV is very very high, then हमारी जो कंडीशन होगी कुछ इस टाइप से. AV is very very high, virtual ground concept is valid. VI minus 0 divided by R1 is equal to incoming current is equal to outgoing current. I am using KCL. 0 minus V0 by RF. Can you see the difference? VI by R1 is equal to minus V0 by RF. So from here we came to know V0 is equal to minus RF by R1 into VI. जो मैंने 180 डिग्री फेज शिफ्ट की बात की थी वो यहाँ से कंफर्म होती है. दिस माइनस साइन केम ड्यू टू 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ये माइनस साइन के कारण ही इसके आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है. दैट्स व्हाई दिस टर्मिनल इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो कोई भी सिग्नल अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लेंगे, then at output we will get it shifted by 180 degree. And what about this RF by R1? RF by R1 is called its closed loop
इन्वर्टिंग ओपैम की। ऐसे ही हम एनालिसिस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम। नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव। नॉन इन्वर्टिंग ओपैम का मतलब जो हम सिग्नल लगाएंगे दैट विल बी एट पॉजिटिव टर्मिनल। बट याद रखना इसके अंदर मैं फीडबैक यूज कर रहा हूँ, दैट फीडबैक इज नेगेटिव फीडबैक। That feedback is negative feedback. RF, R1, applied signal is yes. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस ओपैम का गेन काफी हाई है। से दिस ओपैम इज आइडियल, AV इज इंफिनिटी। VS लगाया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पे, फीडबैक यूज किया है नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक यूज किया तो मीन्स वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगी दैट विल बी VS, दिस इज V0। सिंपली KCL लगा दो, ओपैम के सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। मैं खुद ओपैम में इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता। VS माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। जो करंट यहाँ से फ्लो करता है, एक करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा, दिस इज ऑल्सो आउटगोइंग करंट, दिस इज ऑल्सो आउटगोइंग करंट, प्लस VS माइनस 0 divided by R1 is equal to 0. VS 1 by RF plus 1 by R1 is equal to V0 by RF. V0 by VS is equal to RF into RF R1 plus RF. So V0 by VS is equal to 1 plus RF by R1. So if you have to find out the voltage, output voltage, if input voltage is applied at non-inverting terminal, its gain will be 1 plus RF by R1. यहाँ कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, इसलिए इसका गेन इसलिए इसका आउटपुट का फेज 0 डिग्री होगा। सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो आउटपुट फेज होता है दैट इज 0 डिग्री। इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो आउटपुट फेज होता है दैट इज 180 डिग्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे समर। वी वांट टू मेक समर। जैसे कि मैंने कहा था ओपैम हमने बनाया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो चारों चीज़ें बननी चाहिए। सो ये तो हुई कहानी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को समझने की। नाउ वी विल वर्क ऑन समर। समर कैसे बने?